कोड ऑन वेजेस 2019, ठीक है। तो ये कब आया? ये 2019 में आया। इससे पहले आप सब लोगों को बताया कि लगभग 40 प्लस जो थे एक्ट्स थे, लेबर से रिलेटेड एक्ट्स थे, या लेबर वेलफेयर से रिलेटेड कह सकते हो, या सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड, सब मिला के टोटल 40 एक्ट थे। 40 एक्ट्स को अमेलगमेट करके टोटल 4 कोड्स बनाए गए हैं। उनमें से एक कोड है कोड ऑन वेजेस। कोड ऑन वेजेस, इसमें जो है वो 4 तरह के कोड, 4 एक्ट को अमेलगमेट करके एक कोड बनाया गया है। और कुछ चीज़ें यूनिवर्सलाइज की गई हैं इसमें, यूनिवर्सलाइज की गई हैं, लाइक वेजेस की डेफिनेशन जो कि इन चारों एक्ट्स में डिफरेंट थी, वो इन्होंने रेशनलाइज कर दी हैं, ठीक है, यूनिवर्सलाइज कर दी हैं। और इसकी एप्लीकेबिलिटी और कवरेज को भी बढ़ा दिया है, ठीक है, एप्लीकेबिलिटी और कवरेज को भी काफ़ी बढ़ा दिया है और सिमिलर कर दिया है चारों के चारों एक्ट्स के लिए कोड ऑन वेजेस में। ओके, तो इन चारों एक्ट्स का क्राइटेरिया जो होता था, एप्लीकेबिलिटी या कवरेज जो होती थी, वो अलग अलग होती थी। अब से ये क्या है, सेम रहेगी। और ये चारों के चारों एक्ट जो है वो अमेलगमेट होके कौन सा कोड बनाते हैं, कोड ऑन वेजेस 2019, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने नोटिफाई किया, ठीक है, 8 अगस्त 2019 को, 8 अगस्त 2019 को। तो ये सब आपने ध्यान रखना है कि ये जो एक्ट है, ये किससे रिलेटेड है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से रिलेटेड एक्ट है, ठीक है। सभी के सभी एक्ट ही जो अपने पढ़ रहे हैं ऑलमोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से रिलेटेड एक्ट है। ओके, और इसमें जो है 4 तरह के एक्ट हैं, ठीक है। अब ये 4 एक्ट कौन कौन से हैं देख लेते हैं। ये 4 एक्ट हैं। पहला एक्ट जो है वो है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, इसका मतलब ये नहीं है कि पेमेंट वेज करने, एक्चुअली ये है टाइमली पेमेंट के लिए वेजेस की, ठीक है, टाइमली पेमेंट ऑफ वेजेस के लिए, टाइमली, ठीक है। मिनिमम वेजेस एक्ट, मिनिमम मीन्स मिनिमम कितना वेज मिलना चाहिए, ठीक है, ये उस चीज़ को इंश्योर करता था, अभी भी करता है क्योंकि ये येट टू बी इम्प्लीमेंटेड या पार्शली इम्प्लीमेंटेड है, ठीक है। टोटल 32 स्टेट्स या यूटी ने इसे पब्लिश किया है। पब्लिश करने का मतलब ये नहीं होता है कि ये लागू हो चुका है या इन्फोर्स हो चुका है, इसमें कुछ चीज़ें चेंजेस की जाएंगी, ठीक है। स्टेट अपने अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ चेंजेस करते हैं, बिकॉज जो लेबर है वो कौन सी लिस्ट का पार्ट है, कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है। कंकरेंट समझते हैं आप, समवर्ती सूची का पार्ट है। इसमें स्टेट और सेंटर दोनों कानून बना सकते हैं, या लॉ मेकिंग एजेंसी दोनों की काम कर सकती है इस पर। तो जो कोड ऑन वेजेस है वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 8 अगस्त को नोटिफाई कर दिया था। उसके बाद 36 स्टेट ने इसे पब्लिश किया है, अभी पार्शियली इम्प्लीमेंटेड है। ओके, और इसमें पहला जो दूसरा जो आता है मिनिमम वेजेस एक्ट, इसमें बहुत सारे कंसेप्ट नए हैं, ठीक है, जो चेंजेस किए गए हैं कोड ऑन वेजेस के तहत। और तीसरा है पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, और एक है इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट। इसके बारे में आपने सुना होगा, इक्वल पे इक्वल वर्क, इक्वल पे इक्वल वर्क, ओके, इक्वल पे इक्वल वर्क, ठीक है। और इसकी कवरेज और एप्लीकेबिलिटी जान लेते हैं क्या है, और थोड़ा सा ध्यान ये भी देंगे कि पहले क्या होता था, ठीक है, पहले क्या होता था। तो सिंपल सी बात है, इसकी जो कवरेज है अब ये चारों एक्ट की सेम ही होगी, ठीक है। कवरेज और एप्लीकेबिलिटी क्या होगी, लगभग सेम होगी, कुछ कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे छोटे मोटे, ठीक है। तो ये कहता है एप्लीकेबिलिटी, दिस कोड एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, ये पूरे भारत पर लागू होता है, ठीक है। कोड यूनिवर्सलाइजेज द राइट टू मिनिमम वेज एंड टाइमली पेमेंट ऑफ वेज टू ऑल एम्प्लॉयज रिगार्डलेस ऑफ वेज सीलिंग एंड एम्प्लॉयमेंट सेक्टर। भाई पहले क्या होता था, ओल्ड प्रोविजन में क्या होता था, पेमेंट ऑफ वेजेस, ये देखो ओल्ड प्रोविजन की येलो किया हुआ पार्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ओल्ड प्रोविजन में क्या होता था, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट जो लागू होता था वो उन वर्कर्स पे, ठीक है, वर्कर्स और एम्प्लॉयज पे लागू होता था जिनकी अर्निंग जो होती थी 24,000 या उससे कम होती थी, ठीक है। और सिमिलरली मिनिमम वेजेस एक्ट जो लागू होता था वो होता था सर्टेन टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट के लिए, सर्टेन टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट के लिए, ठीक है। ये इसके लिए एक शेड्यूल था, शेड्यूल मतलब अनुसूची थी, किसकी, इस एक्ट की, मिनिमम वेजेस एक्ट की एक अनुसूची थी। उस अनुसूची में जितनी भी टाइप की एम्प्लॉयमेंट थी उन सब पे ये लागू होता था, ठीक है। और अभी देखिए, अभी जो डेफिनेशन है, जो एप्लीकेबिलिटी है, वो क्या कहती है, कहते हैं कि राइट टू मिनिमम वेजेस एंड टाइमली पेमेंट ऑफ वेजेस, राइट टू मिनिमम वेजेस एंड
टाइमली पेमेंट ऑफ वेजेस टू ऑल एम्प्लॉयज रिगार्डलेस ऑफ वेज सीलिंग। यानी कि अब कोई भी वेज सीलिंग नहीं है और कोई भी एम्प्लॉयमेंट सेक्टर नहीं है। ये दोनों प्रोविजन जो थे वो ओल्ड थे। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के लिए जो 1936 का एक्ट है उसमें 24,000 इनकम अनिवार्य थी, 24,000 से नीचे की इनकम होनी चाहिए थी, ठीक है। और मिनिमम वेजेस एक्ट में क्या होता था, जो एम्प्लॉयमेंट थी वो इस एक्ट के शेड्यूल या अनुसूची में होनी चाहिए थी, ठीक है। तो अब ऐसा कुछ नहीं है, रिगार्डलेस ऑफ वेज सीलिंग एंड एम्प्लॉयमेंट सेक्टर भी ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉयमेंट सेक्टर होना चाहिए या वेज सीलिंग होनी चाहिए। और ये जो है वो ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड या नॉन ऑर्गेनाइज्ड या अनऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, ये दोनों सेक्टर पे लागू होने वाला क्या है, कोड है, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। ओके, तो ये दो एक्ट की एप्लीकेबिलिटी तो हमारे सामने आ गई। अब तीसरे एक्ट के बारे में पढ़ते हैं। तीसरा एक्ट यानी कि इक्वल रिम्यूनरेशन के बारे में लिखा है, द कोड प्रोहिबिट्स जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ऑन वेज एंड एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस। देखो सिर्फ क्या लिखा है, वेज और एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस का लिखा है, एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस का, रिलेटेड टू मैटर बाय सेम एम्प्लॉयर। अगर सेम एम्प्लॉयर है तो वो ऐसा नहीं कर सकता कि सेम काम दो इंसानों से ले रहा हो और एक को ज़्यादा तनख्वाह और एक को कम दे रहा हो सैलरी, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं कर सकता। कौन नहीं कर सकता, एम्प्लॉयर ऐसा नहीं कर सकता बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये प्रोहिबिट करता है कोड किसको, डिस्क्रिमिनेशन को। किस किस बिहाफ पे, दो बिहाफ पे, वेजेस और एम्प्लॉयमेंट कंडीशन। लाइक कि एक को तो एसी लगवा के दे रखा है और दूसरे को कुछ भी नहीं है, पंखा भी नहीं है, तो ऐसा नहीं कर सकता। और वो अगर वो सेम पोस्ट पे हैं, सेम डेजिग्नेशन पे और सेम काम कर रहे हैं तो, ठीक है। इट अप्लाइज टू ऑल एस्टेब्लिशमेंट्स एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर्स अनलेस एग्जेम्प्टेड स्पेसिफिकली इन द प्रोविजन ऑफ द कोड। कहते हैं कि कोई कोड में ही एग्जेम्प्टेड हो इससे तो वो अलग बात है, लेकिन ये सभी बाकी सभी एस्टेब्लिशमेंट्स, एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयर्स, इन सब पे लागू होता है, ठीक है। द कोड एक्सटेंड्स टू ऑल एस्टेब्लिशमेंट वेयर एनी ट्रेड। ये कोड की बात हो रही है, पूरे कोड की, 2019 में जो कोड आया। यानी कि इसमें ये कौन से एक्ट हैं, ये चारों एक्ट हैं, ठीक है। देखो ये क्या कहता है, टू ऑल एस्टेब्लिशमेंट वेयर एनी ट्रेड, इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चल रही हो, ठीक है, और किसी भी टाइप का एम्प्लॉय हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर वेज लिमिट। वेज लिमिट का कोई चक्कर नहीं है, वो 24,000 वाली लिमिट खत्म कर दी गई है। अर्लियर जो थी वो 24,000 थी। स्किल्ड हो, सेमी स्किल्ड हो, अनस्किल्ड हो, सुपरवाइजर हो, मैनेजरियल हो, कुछ भी हो, ये सभी पे लागू होगा, ठीक है। टू ऑल टाइप ऑफ एम्प्लॉयज हु एंगेज एम्प्लॉयज फॉर देयर ट्रेड, इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग। इसका मतलब सब पे लागू होता है, सिंपली ये, ठीक है। अब एम्प्लॉय की डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 2K में। एम्प्लॉय की डेफिनेशन हम पहले भी, एम्प्लॉय नहीं वर्कर की पढ़ चुके हैं। एम्प्लॉय में क्या होता है, देखो, ऑल एम्प्लॉयज एंगेज्ड ऑन वेजेस टू डू स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, ऑपरेशनल या कोई भी मैनुअल वर्क हो, ठीक है। इसमें मैनेजर भी आएंगे, सुपरवाइजर भी आएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ भी आएगा, किसमें, एम्प्लॉयज में, ठीक है। अब इसमें कौन नहीं आता, इसमें कौन नहीं आता, अप्रेंटिस नहीं आते भी। कौन से वाले अप्रेंटिस नहीं आते, जो अप्रेंटिस एक्ट के तहत काम करते हैं ना, वो एम्प्लॉय की कैटेगरी में नहीं आते। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन सीधा सीधा पेपर में आ सकता है कि किस कैटेगरी में नहीं आते और कौन से एक्ट के तहत वो नहीं आते। अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत जो अप्रेंटिस हैं उनको क्या नहीं बोला जा सकता, एम्प्लॉयज नहीं बोला जा सकता, ठीक है। उन्हें क्या नहीं बोला जा सकता, एम्प्लॉयज नहीं कहा जा सकता, वो एम्प्लॉयज नहीं है, वो अप्रेंटिस है। अप्रेंटिस एक अलग टर्म है, यूनिक टर्म है, ठीक है। मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस वो भी एक्सक्लूडेड है, ठीक है। अब आती है वर्कर की डेफिनेशन। अभी अपने पढ़ा जो एम्प्लॉय की डेफिनेशन, एम्प्लॉय की डेफिनेशन और वर्कर की डेफिनेशन में सिंपल डिफरेंस है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये है इंक्लूडिंग मैनेजर, सुपरवाइजर, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, ठीक है। इसमें क्या आएगा, any person employed in any industry to do manuals, unskilled, skilled, technical, operational, clerical, supervisory work for hire or reward, ठीक है। also include working जर्नलिस्ट और सेल्स प्रमोशन, इसको बोलते हैं SPE, सेल प्रमोशन एम्प्लॉयज, ठीक है। एक्चुअली एक इनका एक अलग से एक्ट है, सेल प्रमोशन एम्प्लॉयज एक्ट, ठीक है। इनका एक अलग से एक्ट है। जो एक्ट बनाया क्यों गया, एक्चुअली आपने सुना होगा MR, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं फार्मा सेक्टर में, ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है, इनका जो वेज होता है ना,
इनका जो वेज होता है ना वो होता है प्रोडक्टिविटी लिंक, यानी कि ये जिस हिसाब से इनकी परफॉर्मेंस रहेगी ना, परफॉर्मेंस लिंक्ड। तो इनके प्रोटेक्शन के लिए, इनके वेज प्रोटेक्शन के लिए एक इनका एक अलग से लो है, सेल प्रमोशन एम्प्लॉइज एक्ट, ठीक है। तो इनका एक अलग से एक्ट है, उसी एक्ट के रेफरेंस से इन्होंने कोड ऑन वेजेस में वर्कर्स में स्पेशली इंक्लूड कर रखा है, इवन मेंशन कर रखा है एक्ट में कि सेल प्रमोशन एम्प्लॉइज जो होंगे वो क्या होंगे, वर्कर्स होंगे। तो ये स्पेशली कर रखा है इन्होंने। उसका रीजन सिंपल यही है कि बहुत सारी लिटिगेशन फाइल हुई कोर्ट में जहां कोई भी आईडी यानी कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो जाता था। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट आपने पढ़ा होगा, इसी चैनल पर वीडियोस में है वो, ठीक है। तो क्या होता था, वो कोर्ट केस में इंटरप्रिटेशन की जाती थी कि नहीं, सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉइज जो है वो वर्कर हो ही नहीं सकते, तो वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बनता ही नहीं। तो इस चीज से निजात पाने के लिए इस एक्ट में सीधा सीधा लिख ही दिया गया है कि जो सेल प्रमोशन एम्प्लॉइज हैं, यानी कि एमआर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है या और कुछ और किसी चीज का प्रमोशन करते हैं, सेल के लिए काम करते हैं, सेल्समैन है, तो वो जो है वो सभी के सभी किसकी डेफिनेशन में आएंगे, वर्कर के अंतर्गत आएंगे। और सिमिलर केस है इनका, इनके अगेंस्ट भी बहुत सारी लिटिगेशन फाइल होती थी कि ये तो एक यूनिक क्या है, प्रोफेशनल है। तो प्रोफेशनल जो है वो क्या नहीं आ सकता, क्या नहीं हो सकता, कभी भी वर्कर नहीं हो सकता, ठीक है। तो इनको नोटिफाई करने के लिए इनका भी एक एक्ट है, जर्नलिस्ट एंड वर्किंग वर्किंग प्रेस एम्प्लॉइज एक्ट। ओके, प्रेस एम्प्लॉइज एक्ट इनका एक अलग से एक्ट है। उस एक्ट के तहत उसका उसका बैकग्राउंड लेते हुए इनको सेक्शन 2I में क्या बोला गया है कि ये क्या होंगे, ये भी वर्कर होंगे। तो ये दो क्लास जो है डिफाइन की है एक्ट में, स्पेशली दिया गया है, वर्किंग जर्नलिस्ट एंड सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉइज। ओके, सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉइज, वर्किंग जर्नलिस्ट एंड सेल प्रमोशन एम्प्लॉइज। ओके, तो ये जो है वो वर्कर है। फॉर द पर्पज ऑफ एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस कोड रिलेशन टू एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, ए पर्सन डिसमिस्ड, डिस्चार्ज, रिट्रेंच्ड, टर्मिनेटेड इन कनेक्शन विद द डिस्प्यूट विल स्टिल बी ए कंसीडर्ड ए वर्कर। बहुत ही अच्छी बात कही है, ये एक्चुअली आईडी एक्ट का एक प्रोविजन है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का एक प्रोविजन है। इसमें होता क्या है, देखो, मान लेते हैं कि अपने को पता लगता है कि सिंपल बात है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कौन बोल सकता है कि मैं जो है वो डिस्प्यूट फाइल करने जा रहा हूँ कि ये डिस्प्यूट माना जाए, ठीक है, या कोई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कोई होने जा रहा है, उसको नोटिफाई करने जा रहा है, या अपने एम्प्लॉयर से किसी प्रकार का उसका जो मतभेद है या कन्फ्लिक्ट है उसके कारण वो कुछ करने जा रहा है, ठीक है। तो उसे एम्प्लॉयर क्या करेगा, उसे अगर एक्सपेल कर दे, एक्सपेल कर देगा मतलब होता है उसे निकाल दे, डिसमिस कर दे, डिस्चार्ज कर दे, रिट्रेंच कर दे या टर्मिनेट कर दे। तो अगर उसे टर्मिनेट कर दिया, डिसमिस कर दिया, डिस्चार्ज कर दिया, तो वो वर्कर रहा ही नहीं फिर। ऐसा, वैसे अगर कोई लेमैन से पूछोगे तो वो वर्कर रहा ही नहीं। अच्छा, और हमें बताया कि वर्कर ही होना चाहिए अगर उसने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट फाइल करना है, वर्कर ही होना चाहिए अगर उसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट फाइल करना है। तो ये प्रोविजन, ये जो लाइन लिखी है उसका मतलब ये सिंपल ये है कि कोई इंसान को अगर डिसमिस, डिस्चार्ज या रिट्रेंच या टर्मिनेटेड कर दिया जाता है, ठीक है, किसी डिस्प्यूट को लेके, तो वो उसके बाद भी वर्कर तो रहता ही है, ठीक है। जब तक आईडी सेटलमेंट नहीं हो जाता, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट सेटलमेंट नहीं हो जाता, वो वर्कर तो रहता ही है। ऐसे तो इसका मिसयूज हो जाएगा ना, जैसे ही कोई पता लगा कि इससे कोई कंफ्लिक्ट होने वाला है और ये कोई केस फाइल करेगा या इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट रिपोर्ट करेगा, ठीक है, जैसे ही लगता था कंसाइलेशन ऑफिसर के पास जाएगा या कहीं जाएगा, ये कुछ करेगा, उससे पहले ही एम्प्लॉयर क्या करे, इसे निकाल दे सर्विस से, ठीक है, इसको डिसमिस कर दे, डिस्चार्ज कर दे, रिट्रेंच कर दे। तो ये वर्कर रहा नहीं तो ये आईडी फाइल नहीं कर सकता। तो इस कन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए ये साफ साफ बोला गया है कि वो वर्कर उसके बाद भी वर्कर ही रहेगा जब तक वो आईडी यानी कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के लिए फाइट कर रहा है। तो स्पेशल मेंशन्ड थिंग्स है, ये दो पॉइंट है, एक तो वर्किंग जर्नलिस्ट वाला और एक सेल प्रमोशन एम्प्लॉइज वाला, ठीक है। और तीसरा पॉइंट ये है कि भाई वो क्या रहेगा, वर्कर जो है अगर उसने आईडी फाइल करना है तो, और उसके उसको एक्सपेल कर दिया गया, डिस्चार्ज कर दिया, रिट्रेंच कर दिया गया है अगर, ठीक है, तो स्टिल क्या रहेगा, वर्कर ही रहेगा, इवन इफ डिसमिसल टर्मिनेशन इटसेल्फ कोज द डिस्प्यूट। हाँ, ये हमने आईडी की डेफिनेशन में पढ़ा था कि ये चीज ही डिफाइन कर देती है कि वो वर्कर है क्योंकि उसका डिसमिसल या टर्मिनेशन हुआ है। और इस चीज को एक डीम्ड क्या माना जाता है, डीम्ड डिस्प्यूट माना जाता है। किसी को अगर नौकरी से निकाल दिया जाता है तो वो क्या माना जाता है, डीम्ड
डिस्प्यूट माना जाता है। द पर्सन विल बी ट्रीटेड एज वर्कर, उसको वर्कर ही माना जाएगा, ऐसा नहीं है कि वर्कर खत्म हो गया तेरा क्योंकि तेरे को तो निकाल दिया। दिस इंश्योर्स लीगल प्रोटेक्शन कंट्रीज, ऑब्वियसली ऑब्वियसली ऐसे तो वो लीगली कुछ कर ही नहीं पाएगा, ठीक है, हेल्पलेस हो जाएगा, तो उस हिसाब से है ये। आफ्टर टर्मिनेशन, सो एम्प्लॉयर कांट escape लाइबिलिटी ऑफ सैकिंग वर्कर्स बिफोर डिस्प्यूट, डिस्प्यूट से पहले ही उसको सैक कर देना ये सॉल्यूशन नहीं है। अब देखो वर्कर की डेफिनेशन में कौन नहीं आता, वर्कर की डेफिनेशन में देखो सबसे पहला पॉइंट मैं ये क्यों पढ़ा रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। हु एम्प्लॉयड मेनली इन मैनेजरियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी, ठीक है, और हु इज एम्प्लॉयड इन सुपरवाइजरी कैपेसिटी ड्रॉइंग वेज एक्सीडिंग 15,000 पर मंथ, ये क्या नहीं है, ये दोनों, ये दोनों क्या नहीं है, ये वर्कर नहीं है भाई, ठीक है, ये क्या नहीं है, वर्कर नहीं है। लेकिन ये क्या है, मैनेजर सुपरवाइजर और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ ये क्या है, एम्प्लॉयज हैं। तो वर्कर्स और एम्प्लॉयज की डेफिनेशन में डिफरेंस यही है कि जो लोग वर्कर में नहीं आते, लाइक मैनेजरियल और एडमिनिस्ट्रेटिव, जो कैपेसिटी वाले लोग नहीं आते, मैनेजरियल और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी वाले लोग नहीं आते, जो वो भी, जो वर्कर में नहीं आते वो एम्प्लॉय तो होते ही होते हैं, ठीक है, एम्प्लॉय में सब कुछ आता है और वर्कर में ये क्या होते हैं, ये एक्सक्लूडेड होते हैं। ओके, ये देखो ये एक्सक्लूड्स पढ़ रहे थे ना, ये एक्सक्लूडेड होते हैं। जो 15,000 से ज़्यादा कमाने वाला सुपरवाइजर भी है वो क्या होगा, एक्सक्लूड हो जाएगा, किस में से, वर्कर की डेफिनेशन में से। ओके, अब देखो अप्रेंटिस वहाँ भी नहीं थे, अप्रेंटिस यहाँ भी काउंट नहीं होते, अप्रेंटिस अपने आप में अप्रेंटिस होते हैं, ना वो वर्कर होते हैं ना ही क्या होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं। ये किस एक्ट में लिखा हुआ है, अप्रेंटिस एक्ट 1961 में, ठीक है। अब ये डिफरेंस बिटवीन एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स, ये सिंपल जो मैं बता चुका हूँ आपको कि जो है वो वर्कर्स डज नॉट इंक्लूड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मैनेजरियल स्टाफ, ठीक है। द सुपरवाइजर आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द वर्कर इफ देयर मंथली वेज इज मोर देन 15,000, अगर इसका 15,000 से ज़्यादा हो गया, ठीक है, 15,000 से कम होता तो वो एम्प्लॉई होता, ठीक है। द टर्म वर्कर एक्सक्लूड, देखो एक्सक्लूड क्या करती है, कहते हैं मैनेजरियल सुपरवाइजरी एम्प्लॉइज नहीं आएंगे, इंक्लूडिंग सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉइज एंड वर्कर वर्किंग जर्नलिस्ट, ठीक है। इसका मतलब सिंपल हो गया कि ये लोग जो हैं वो क्या नहीं है, सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉइज और वर्किंग जर्नलिस्ट क्या नहीं है, ठीक है, वर्कर नहीं है लेकिन क्या है, एम्प्लॉई है। ओके, वर्कर नहीं है, सॉरी सॉरी एम्प्लॉई नहीं है, वो वर्कर हैं। ओके, अब आती है एम्प्लॉयर की डेफिनेशन। एम्प्लॉयर सिंपल है, एम्प्लॉयर क्या होता है, एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराता है और बदले में वेज देता है, ठीक है। अब देखो एम्प्लॉयर मीन्स ए पर्सन हु एम्प्लॉयज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयज, देखो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू भी आ सकते हैं, डायरेक्ट भी आ सकते हैं, किसी भी एस्टेब्लिशमेंट में आ सकते हैं। एस्टेब्लिशमेंट कैरी ऑन बाय एनी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट द अथॉरिटी स्पेसिफाइड और बाय द हेड ऑफ द सच डिपार्टमेंट, कोई भी हो सकता है। ऑक्यूपायर वर्ड एक यूज करते थे अपने, याद है, ऑक्यूपायर, आईडी एक्ट में पढ़ा होगा आपने, यानी कि किसी भी चीज़ का ऑक्यूपायर या जिसके कब्जे में चीज़ है और वो उसको अगर चला रहा है तो, ठीक है, मालिक कोई और होगा लेकिन ऑक्यूपायर चला रहा है, ठीक है। इसमें कुछ खास है नहीं। इन रिलेशन टू एन एस्टेब्लिशमेंट विच इज फैक्ट्री, द ऑक्यूपायर, देखो वर्ड आ गया, द ऑक्यूपायर ऑफ फैक्ट्री as defined by the Factory Act 1948, where a person has been named as a manager of a factory under the said act, the person is so named. Okay, in relation to any other establishment, the person who or by authority of which has ultimate control over the affairs of the establishment, सिंपल है, occupier जिसके हाथ में है सारा कुछ, उस बंदे की बात हो रही है, वो कोई एमडी भी हो सकता है, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ वेज, ये आती है सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें क्या है भाई, वेज में क्या क्या काउंट करते हैं और क्या काउंट नहीं करते हैं वेज में, ठीक है। तो जो वेज है ना भाई, वेज की डेफिनेशन में तीन चीज़ें काउंट होती हैं, बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस और रिटेनिंग अलाउंस। बेसिक पे के बारे में हम सबको पता है, डियरनेस अलाउंस महंगाई भत्ता होता है, ठीक है, ये हर 6 मंथ्स में बढ़ता रहता है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। जिस वैकेंसी के लिए हम ये पढ़ रहे हैं उसमें भी डीए मिलता है ईपीएफओ में, ठीक है। करंटली जो है वो बेसिक का कितने परसेंट है, 58% है ये, ठीक है, जस्ट फॉर योर नॉलेज।
ठीक है। और ये जो डीए है ये रिलीज कौन करता है? डीए रिलीज के लिए जो इंडेक्स रिलीज होता है वो होता है सीपीआई, यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए जो होता है वो यूज होता है। और ये जो करता है पब्लिश, वो करता है लेबर ब्यूरो। ये एक अटैच्ड ऑफिस है किसका? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का, ठीक है। ईपीएफओ भी सेम मिनिस्ट्री की क्या है, एक ऑटोनोमस बॉडी है, और ये एक अटैच्ड ऑफिस है, मिनिस्ट्रियल ऑफिस है, अटैच्ड ऑफिस है। लेबर ब्यूरो ये सीपीआई यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़े निकालता है, ठीक है, इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए, औद्योगिक कामगारों के लिए। और उसी की कैलकुलेशन से क्या निकाला जाता है? डीए यानी कि डियरनेस अलाउंस, और उसको हर 6 मंथ्स पे जो है वो इंक्लूड कर दिया जाता है, जो डीए मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को। ओके, बेसिक पे डीए प्लस एक और चीज है रिटेनिंग अलाउंस। ये रिटेनिंग अलाउंस ना, ये बड़ी ही मतलब ये टर्म जो है वो बहुत ही अच्छी है, ठीक है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्म है ये। देखो रिटेनिंग अलाउंस सिंपल बात है, किसी को अपने आप से रिटेन, किसी को रिटेन रखना है। रिटेन रखने का मतलब सिंपल यही है, किसी को अपने आप से अटैच रखना है। अब अटैच रखने की या रिटेन रखने की जरूरत किसे है? सिंपल बात है, जिसका सीजनल काम है। जो कोई भी सीजनल काम होगा या जो कोई भी ऐसा काम होगा जिसमें एम्प्लॉयमेंट जो है वो टाइम टू टाइम रहती है, लाइक साल में 6 महीने रहती है, 3 महीने रहती है, ऐसा कुछ रहता है, तो उसमें रिटेनिंग अलाउंस जो है वो एम्प्लॉयज को मिलता है। तो इस तीनों कंपोनेंट को मिला जाता है। अच्छा, रिटेनिंग अलाउंस के डेफिनेशन, ओ सॉरी, एग्जांपल्स, तो जैसे कि बीडी वर्कर्स होते हैं, ठीक है, बीडी वर्कर्स होते हैं, ओके, बीडी वर्कर्स होते हैं। और कौन होता है? एग्रीकल्चर, मान लीजिए कई जगह पे एग्रीकल्चर में ऐसी चीजें होती हैं जो सीजनल रहती हैं, ठीक है, और भी ईटीसी, ठीक है, अगर कुछ होगा तो मैं आपको अभी बता दूंगा, ठीक है। तो ये होंगे रिटेनिंग अलाउंस, इन में मिलता है, जिसमें जोड़े रखने की जरूरत होती है किसको? एम्प्लॉइज को, उसके लिए रिटेनिंग अलाउंस मिलता है, ठीक है। इतना कॉमन टर्म नहीं है ये। अब वेजेस में क्या नहीं आता? आती सिर्फ 3 चीजें हैं, बाकी कुछ भी नहीं आता, सिंपल बात है। बोनस नहीं आता, ठीक है, कोई हाउस अकोमोडेशन मिला हुआ वो नहीं आता, सप्लाई ऑफ लाइट, लाइट मिलती है, पानी मिलता है, मेडिकल अटेंडेंस मिलती है, कुछ भी मिलता है, एमेनिटी और एनी सर्विस एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कंपल्शन कंप्यूटेशन ऑफ वेजेस, ठीक है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू एनी पेंशन, कोई भी कुछ कट रहा है, प्रोविडेंट फंड कट रहा है, वो नहीं आएगा वेजेस में। कोई भी कन्वीनियंस अलाउंस मिल रहा है, लाइक टीपीटी मिलता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को, ट्रांसपोर्ट पोर्ट, टीपीटी ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ओके, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है, वो जो है वो नहीं काउंट होता। सम पेड टू एम्प्लॉइज टू डेफरे स्पेशल एक्सपेंसेस, कोई स्पेशल एक्सपेंस मिलता है, ठीक है, स्पेशल एक्सपेंस लाइक पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी होती है, जैसे पीडब्ल्यू बीडी कैटेगरी होती है, उसमें टीपीटी क्या होता है? डबल मिलता है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो कवर होगा, ठीक है। पीडब्ल्यूबीडी मतलब होता है पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, ठीक है। हाउस रेंट एचआरए, ठीक है। रिम्यूनरेशन पेएबल अंडर अवार्ड, किसी को कोई अवार्ड मिला या अवार्ड सेटलमेंट हुई, कोई मतलब कोई अवार्ड और सेटलमेंट, लाइक आईडी एक्ट में अपने पढ़ा था, अवार्ड, अवार्ड या सेटलमेंट हुई कोई, ठीक है, कोई एरियर मिला या कुछ मिला, तो उसको क्या नहीं करेंगे वो? वेजेस में काउंट नहीं करेंगे। ओवर टाइम अलाउंस, ओटीए बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये नॉर्मल का इंडिया में जो है वो 2 टाइम्स है, ठीक है। कमीशन पेएबल टू एम्प्लॉइज, जो भी कमीशन मिलता है एम्प्लॉइज को, अब देखो कमीशन मिलता है एम्प्लॉइज को, अगर कमीशन मिलता है एम्प्लॉइज को वो नहीं है, तो सिंपल बात है जो एलआईसी वाले हैं कमीशन वाले, वो इसमें नहीं आएंगे। ग्रेचुइटी पेमेंट ऑब्वियस सी बात है वो इसमें नहीं आ सकती, वो काफ़ी सालों की एक साथ मिलती है और काफ़ी बड़ी अमाउंट होती है। रिट्रेंचमेंट भी क्या है? एक तरह का कंपनसेशन होता है। कंपनसेशन अगर किसी को मिला है या फिर अदर रिटायरमेंट बेनिफिट मिले हैं, वो भी वेजेस के दायरे में नहीं आएंगे। वेजेस में सिर्फ 3 ही चीज़ें आएंगी, बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस और रिटेनिंग अलाउंस इफ एनी, ठीक है। चलो जी आगे चलते हैं। अब देखो, अब ये था इसमें पेज, मैं बहुत ही अच्छी बात है इस एक्ट की, जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि एम्प्लॉयर क्या करता था, एम्प्लॉयर क्या करता था, एम्प्लॉयर ऐसा करता था कि बेसिक पे बहुत सारे एक्ट्स के दायरे से बाहर आने के लिए और बहुत सारा अपना खर्चा बचाने के लिए, ठीक है, क्या करता था? बेसिक पे प्लस डीए को क्या करता था? लीस्ट कर देता था, और अदर अलाउंसेस जो थे ना, अदर अलाउंसेस थे, उन सबको क्या करता था? बढ़ा देता था। जिससे क्या होता था? जो भी चीज़ें लागू होती थी वो होती बेसिक पे प्लस डीए पे,
वो होती थी बेसिक पे प्लस डीए पे होती थी, ठीक है। और अदर पार्ट जो है वो 50% से प्लस हो जाता था, ठीक है। और वो क्या होता था, एग्जेम्प्टेड होता था काफ़ी सारी लॉज एंड रिफॉर्म्स से, जो है वो एग्जेम्प्टेड हो जाता था। तो ये चीटिंग था, चीटिंग थी एक तरह से। उस चीटिंग को दूर करने के लिए इन्होंने क्या प्रोविजन निकाला, अभी पढ़ते हैं अपने। द कोड प्रिस्क्राइब्स दैट इफ द सम टोटल ऑफ द excluded components apart from the gratuity and retrenchment compensation exceeds 50%, अगर वो मान लेते हैं किसी की 1 लाख सैलरी थी, ठीक है, 1 लाख क्या थी, सैलरी थी, ठीक है, 1 लाख सैलरी थी, और उसके जो है वो बेसिक प्लस डीए जो बनता था वो 45,000 बनता था, और अदर अलाउंसेस जो बनते थे वो 50,000 बनते थे। तो ये 50% से क्या हो गया, अदर जो है वो क्रॉस कर गया, ठीक है, 50% से जो अदर है जो है वो क्रॉस कर गया। तो इस केस में क्या होता था, देखिए, द कोड प्रिस्क्राइब दैट इफ द सम टोटल ऑफ एक्सक्लूडेड कंपोनेंट, यानी कि अदर एचआरए वगैरह और टीपीटी वगैरह, अपार्ट फ्रॉम द ग्रेचुटी, ग्रेचुटी तो बहुत बड़ी अमाउंट होती है तो उसको छोड़ना, रिटर्चमेंट भी बड़ी अमाउंट होती है, तो एक्सक्लूडेड कंपोनेंट्स एक्सीड 50%, अगर ये एक्सक्लूडेड वाले ये 50% से ज़्यादा हो गए, और सच द अदर परसेंटेज नोटिफाइड, या फिर कोई और परसेंट हो गया उसमें, जो भी परसेंट चेंज आ गया, ठीक है, बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ द टोटल रेम्युनरेशन, देन दैट पोर्शन ऑफ द अमाउंट एक्सीड्स 50%, और सच अदर परसेंटेज नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इज टू बी कैलकुलेटेड एज वेजेस अंडर कोड। ये कहता है कि अगर 50% से ज़्यादा जो है वो अदर अलाउंसेस हो गए, तो जो 50% होगा ना, यानी कि 1 लाख का 50,000, उसको क्या माना जाएगा, वेज माना जाएगा, ठीक है, उसको क्या माना जाएगा, वेज माना जाएगा। द कोड प्रपोजेज ए कॉमन डेफिनेशन फॉर वेजेस, ठीक है, तो ये कॉमन डेफिनेशन है चारों के चारों एक्ट के लिए, ठीक है। और इसमें है क्या कि सिंपल बात है, कोई अगर 100 रुपये कमा रहा है, ठीक है, तो 50 रुपये अगर बेसिक प्लस डीए हैं तो ये वेजेस हो गए, ठीक है। और अगर ये 51 है तो भी क्या हो गए, ये वेजेस हो गए। लेकिन अगर ये 45 हैं तो 45 वेज नहीं हो सकता, अगर वो 100 इनकम थी टोटल, तो ठीक है, कि वेज क्या होगा, 50 होगा भाई। अगर 50% से जैसे ही नीचे गया, ठीक है, तो वो 50% के क्राइटेरिया को पकड़ लेगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आप लोग कि क्या क्राइटेरिया रहता है इसमें, क्या निकालने का, वेजेस, वेजेस क्या उनसे हैं, ठीक है। तो वेजेस वही होते हैं भाई जो बेसिक प्लस डीए होता है, ठीक है। अगर बेसिक प्लस डीए जो है वो 50% से भी कम है, अगर वो 50% से भी कम है, ठीक है, तो जो उनका जो टोटल सैलरी का 50% होगा उसे क्या मान लिया जाएगा, वेज मान लिया जाएगा, ठीक है। अब देखो, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ जेंडर, तो जो चौथा एक्ट था ना, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट का, वो ये कहता था भाई किसी के साथ भी जेंडर के बेसिस पे क्या नहीं होगा, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। द कोड सबस्यूम्स द इक्वल रिम्यूनरेशन 1976 कंटेन स्पेसिफिक प्रोविजन विच प्रोहिबिट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन मैटर रिलेटेड टू वेजेस, ठीक है। वाइल द इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट वाज कंटेनिंग प्रोटेक्टिव प्रोविजन इन फेवर ऑफ वुमेन, ठीक है, प्रोटेक्टिव है ये। द कोड हैज टेकन ए जेंडर न्यूट्रल अप्रोच बाय प्रोहिबिटिंग डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ जेंडर इन, अब देखो, पहले तो ऐसा होता था कि विमेन को ही प्रोटेक्शन मिलता था उस कोड से, अब भाई मैन को भी मिल रहा है, कहते हैं कि जेंडर न्यूट्रल थिंग्स है अब वाले कोड में, ओके, कोड ऑन वेजेस में। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वुमेन ही इसके लिए फाइट कर सकती है, मैन भी कर सकता है अगर उसे किसी वुमेन से कम सैलरी मिल रही है, ठीक है, और वो काम सेम कर रहा है, तो जेंडरल न्यूट्रल अप्रोच को ये क्या करता है, मोटिवेट करता है कि जेंडरल न्यूट्रल अप्रोच होनी चाहिए, ओके। हाउएवर अनलाइक 1976 said the code does not explicitly prohibit gender discrimination at the stage of recruitment। देखो, अब वाले में रिक्रूटमेंट की बात ही नहीं की गई, अब वाले में बात की है वेज और वर्किंग कंडीशन, ठीक है। किस चीज़ की बात की गई है, वेज और वर्किंग कंडीशन, वेज और वर्किंग कंडीशन की बात की गई है, दो ही बातें की गई हैं, ओके। और हाँ, पहले जो है वो सीधा सीधा लिखा गया था कि रिक्रूटमेंट स्टेजेस पे भी क्या नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ये पर्टिकुलरली वुमेन को सपोर्ट करता था, ठीक है। अब जो है वो क्या है, जेंडर न्यूट्रलिटी है, ठीक है। नेक्स्ट, अब कहते हैं कोड ऑन वेजेस प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन अमंग्स एम्प्लॉइज, ठीक है,
ऑन द ग्राउंड ऑफ जेंडर, ऑब्वियसली ऑन द ग्राउंड ऑफ जेंडर ही वो क्या करता है, प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन को। इन मैटर्स रिलेटिंग टू पेमेंट ऑफ वेजेस बाय द सेम एम्प्लॉयर, अब मान लो सेम एम्प्लॉयर ने दो बंदे रख रखे हैं, ठीक है, एक को मिल रहे हैं 100 रुपये, एक को मिल रहे हैं 80, तो दूसरे ने क्या पाप किया है, दूसरे को भी 100 दो, और वो सेम काम कर रहे हैं। तो इन रिस्पेक्ट ऑफ सेम वर्क एंड वर्क ऑफ सिमिलर नेचर, देखो सेम वर्क तो एक ही जगह पे कर सकते हैं, लेकिन अगर वर्क ऑफ सिमिलर नेचर है, ठीक है, वर्क ऑफ सिमिलर नेचर है, तो भी क्या होना चाहिए, कोई किसी भी टाइप का क्या नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आता है मिनिमम वेजेस। अब देखो द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, यानी कि पुराने की बात कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट वेयर एम्प्लॉयज आर रिक्वायर्ड टू पे मिनिमम वेजेस टू द वर्कर, द एक्ट अप्लाइज टू ऑर्गेनाइज सेक्टर और एज वेल एज सर्टेन वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। देखो किस किस पे लागू होता है, ऑर्गेनाइज्ड प्लस अनऑर्गेनाइज्ड में लागू होता है, ठीक है, इसमें सिर्फ स्पेशल स्पेशल टाइप की ही एम्प्लॉयमेंट शामिल की गई है, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, द सेंटर एंड स्टेट add more employment to the list and mandate that minimum wages be paid for those jobs as well, ठीक है। सिंपल है, उस लिस्ट को जितना मर्जी लंबे करते जाओ, उसमें बहुत सारी इंप्लॉयमेंट जोड़ते जाओ, ठीक है। एट प्रेजेंट देयर आर मोर देन 1700 एम्प्लॉयमेंट नोटिफाइड बाय द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट, 1700 टाइप की इन्होंने नोटिफाई कर रखी है भाई, 1700 टाइप की, 1700, ठीक है। As per the report of the National Commission on Labor, Ministry of Labor and Employment, the unorganized sector comprises 92% of the total workforce। अब सिंपल बात है भाई, सारे ही अनऑर्गेनाइज्ड हैं 92%, तो इसमें इसका दायरा तो बिल्कुल ही सीमित हो गया, इसकी कवरेज तो बिल्कुल खत्म थी ना पुराने वाले की, तो ठीक है, लेकिन अब वाले ने सबको कवर कर दिया। ए लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ दीज वर्कर्स आर करंटली नॉट कवर्ड बाय द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, ठीक है। तो ये पुराने के अकॉर्डिंग तो ये उसमें आते ही नहीं, ठीक है, तो इन पे ये लागू ही नहीं होता। आगे चलते हैं, द कोड प्रोपोजेस टू डू अवे विद द कंसेप्ट ऑफ ब्रिंगिंग स्पेसिफिक जॉब्स। अब देखो कोड कहता है जो स्पेसिफिक जॉब लाने वाला काम था ना, कहते हैं कि गवर्नमेंट नोटिफाई करती है 1700 कर रखी थी, भाई ये काम हमने कर दिया है बंद, कहते हैं हम नहीं करेंगे। मिनिमम वेजेस बी पेड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर दे आर ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। मैंने आपको बताया ऑर्गेनाइज्ड हो चाहे अनऑर्गेनाइज्ड हो, सब में क्या होता है, ये लागू होता है, ठीक है। पहले अनऑर्गेनाइज सेक्टर की 1700 टाइप की एम्प्लॉयमेंट उन्होंने नोट डाउन कर रखी थी, ठीक है, तो अब ऐसा कुछ नहीं है। द कोड्स लिंक्स मिनिमम वेजेस अक्रॉस द कंट्री टू स्किल ऑफ द एम्प्लॉय एंड प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो किस चीज़ पे डिपेंड करता है भाई, मिनिमम वेज दो ही चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक तो स्किल पे, अनस्किल्ड है, स्किल्ड है, सेमी स्किल्ड है वैसे वाला, और एक है प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे, ठीक है, स्किल ऑफ एम्प्लॉय पे और प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे। प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या हुआ, सिंपल बात बताता हूँ, मान लो कोई माइंस में काम कर रहा है बेचारा, ठीक है, और वर्सेस कोई कहीं बहुत अच्छी सिटी में कोई दिहाड़ी मजदूरी का काम कर रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कौन सा प्लेस जो है वो ज़्यादा टफ है, ठीक है, ज़्यादा टफ है। अगर मान लो कोई जो है वो किसी खान में काम कर रहा है, तो उसका जॉब जो है वो ज़्यादा टफ है, ठीक है। तो और एक वर्ड और आता है आर्डसनेस ऑफ जॉब, आर्डसनेस ऑफ जॉब, ठीक है। 3 पॉइंट है, स्किल, प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और आर्डसनेस ऑफ जॉब्स, अभी आगे आ जाएगा, ठीक है, ऑफ जॉब। अब बता फ्लोर वेज का कंसेप्ट, ये भाई इंडियन गवर्नमेंट ने कमाल का काम किया है। सीधी बात है, फ्लोर वेज का कंसेप्ट था ना, जो सिमिलर कंसेप्ट था वो था यूएस में पहले, ठीक है, वो था कहाँ का, यूएस का, यूनाइटेड स्टेट्स का। इसमें होता क्या है, द प्रोसीजर फॉर डिटरमाइनिंग द मिनिमम वेज बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इज इन लाइन विद द प्रोविजन ऑफ द मिनिमम वेज एक्ट 1948। हाउएवर द कोड इंट्रोड्यूसेस द कंसेप्ट ऑफ फ्लोर वेजेस which is to be determined by the central government after taking into account the minimum living standard। अब ये वर्ड आपको याद रखना है, लिव द मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ वर्कर in a manner to be prescribed which may be different to for different geographical areas, ठीक है। इसमें एक सिंपल सी बात कही गई है कि हम जो है वो मिनिमम वेज निकालते हैं, वो निकालते हैं द मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ वर्कर के हिसाब से,
ठीक है। appropriate government can अंडर नो सर्कमस्टांस फिक्स ए मिनिमम वेज रेट विच इज लोअर देन। अब देखो क्या होता क्या है, ये फ्लोर बेस डिसाइड कौन करता है भाई? सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ लेबर जो है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर जो है या सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, ठीक है, ये क्या करती है, ये एक फ्लोर वेज या वेज तय करती है जिससे नीचे कोई भी स्टेट जो है वो फ्लोर वेज को बीट करके, फ्लोर वेज को बीट करके क्या नहीं दे सकता, बीट करके क्या नहीं दे सकता, मिनिमम वेज उससे कम नहीं रख सकता। जो उसकी थ्रेशोल्ड है ना, किसकी थ्रेशोल्ड, ठीक है, ये जो थ्रेशोल्ड है ना इसकी मिनिमम वेज की, ठीक है, मिनिमम वेज की, तो उसके लिए कोई भी स्टेट मान लो कोई मिनिमम वेज तय करता है, तो उसे क्या ध्यान में रखना पड़ेगा, उसे सिर्फ एक ही चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट का फ्लोर वेज, फ्लोर वेज उससे उसकी जो, उससे उसका जो मिनिमम वेज है वो कम नहीं हो सकता। फ्लोर वेज जो एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया, उससे ऊपर ही जो है वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या कोई भी ऑटोनोमस बॉडी का जो जो भी एम्प्लॉयर है, ठीक है, वो उससे नीचे अपने मिनिमम वेज को सेट नहीं कर सकता। हाउएवर इफ एग्जिस्टिंग मिनिमम वेज, अगर कोई एग्जिस्टिंग मिनिमम वेज है और वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने ही तय किया और वो फ्लोर वेज से हायर है, तो ऐसा नहीं है वो फ्लोर वेज को देखेगा और कहेगा फ्लोर वेज 300 आ गया, मैंने 600 कर रखा है, मैं तो 300 कर रहा हूं, तो ऐसा नहीं कर सकता। दे कैन नॉट रिड्यूस मिनिमम वेज, एक बार जो हो गया सो हो गया। फर्दर द कोड प्रिस्क्राइब्स दैट मिनिमम रेट ऑफ वेजेस इज टू बी रिव्यूड। अब देखो रिव्यू कब कब होने चाहिए, हर 5 साल में होने चाहिए, सिंपल बात याद रख लो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपने, अब आता है पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस इन बेसिस ऑफ, is basis of code. No employer shall pay any employee wage less than the minimum rate of notified by the appropriate government। अब देखो अब क्या हुआ, ये फर्दर बोल रहा है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के लिए। पहले अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने क्या किया, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने एक मिनिमम वेज निकाला, एक मिनिमम वेज निकाला, ठीक है, मिनिमम वेज निकाल दिया किसने, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने। उसने किस चीज का ध्यान रखा होगा, उसने ध्यान रखा होगा कि वो जो हो जाए वो क्या ना हो जाए, फ्लोर वेज से हमेशा क्या रहे, बड़ा रहे, ठीक है, फ्लोर बेस से क्या रहे, बड़ा रहे। अब कोई भी आगे जो उनका यूज कर रहा है, ठीक है, आगे जो यूज कर रहा है तो अब वो ध्यान रखेगा, ठीक है, अब वो ध्यान रखेगा कि उस जो एम्प्लॉयर मिनिमम वेज जो डिसाइड किया है स्टेट ने, उसको अगर यूज कर रहा है तो वो ध्यान रखेगा कि वो जो है वो उससे कम सैलरी तो ना दे, जो भी मिनिमम वेज स्टेट गवर्नमेंट या अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हुआ है। देखो वेज किस हिसाब से हो सकते हैं, टाइम वर्क के हिसाब से सकते हैं, पीस वर्क के हिसाब से सकते हैं। ये यानी कि ये मान लो हम कोई रजाइयाँ बनाते हैं, ठीक है, मैंने एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो 1 घंटे में 2 रजाइयाँ बनती है, 3 रजाइयाँ बनती हैं। एक तो पीस वर्क हो सकता है, एक हो सकता है कि 8 घंटे काम करता हूँ जितनी मर्जी रजाइयाँ बन जाए, ठीक है। तो ये दो तरह से हो सकता है। वेयर द एम्प्लॉइज आर एम्प्लॉयड ऑन पीस वर्क बेसिस द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शेल फिक्स ए मिनिमम रेट फॉर वेजेस फॉर, ठीक है, मिनिमम रेट पीस बेसिस, ठीक है, ये पीस बेसिस पे कर देगा फॉर सिक्योरिंग सच एम्प्लॉयज विद ए मिनिमम रेट ऑफ वेजेस ऑन ए टाइम वर्क बेसिस, ठीक है, या फिर टाइम वर्क बेसिस पे कर देगा। दो ही मेथड है, टाइम वर्क या पीस वर्क। इन केस ऑफ टाइम वर्क होगा तो टाइम वर्क बाय आयर हो सकता है, बाय डे हो सकता है, बाय मंथ हो सकता है, ठीक है, कुछ नहीं है, बताया गया किस तरह से हम ड्यूरेशन को काउंट करेंगे। For the purpose of fixation of minimum rate, the appropriate government shall primarily take into account the skill of workers required for the working under the categories of the unskilled, skilled, semi-skilled, highly skilled, or geographical area, or both. May, in addition to such minimum rates of wages for certain category of the workers, take into account their arduousness of work। मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। अब देखो दो चीजें, तीन चीजें होगी। एक चीज तो था प्लेस ऑफ पोस्टिंग या प्लेस ऑफ वर्क प्लेस, प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सॉरी, प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। और एक जो हुआ वो जो हुआ आर्डनेसनेस ऑफ वर्क, की मेहनत कितनी है भाई, उस हिसाब से थोड़ा सा कम ज्यादा भी किया जा सकता है। आर्डनेसनेस ऑफ वर्कर, ठीक है, आर्डनेसनेस ऑफ वर्कर, तो ये दो चीजें होगी, ठीक है। चलते हैं आगे।
हार्डनेस ऑफ वर्क लाइक टेम्परेचर, मतलब हाई टेम्परेचर में काम कर रहा है कोई। ह्यूमिडिटी नॉर्मली डिफिकल्ट टू बियर, ठीक है, ह्यूमिडिटी ऐसी जो बियर नहीं हो सकती। हजार्डस ऑक्यूपेशनल डिजीज है वहाँ पे, या फिर बहुत ही कोई एलिमेंट ऐसा है या मटेरियल ऐसा है जिसका यूज़ किया जा रहा है जो कि सेहत के लिए क्या है, हानिकारक है। अंडरग्राउंड वर्क, ठीक है, जैसे कि कोल्स में काम होता है, वो भी इसी में दायरे में आएंगे, ठीक है। द नॉर्म्स ऑफ सच फिक्सेशन ऑफ मिनिमम वेज ऑफ वेज शैल बी सच एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, वो कैसे हो सकता है। द मिनिमम वेज विल वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस डिपेंडिंग अपॉन स्किल रिक्वायर्ड, आर्डसनेस ऑफ वर्क, ठीक है, असाइंड एंड द जियोग्राफिकल लोकेशन। तीन चीजें थी, अपने स्किल भूल गए थे इसमें। स्किल, स्किल में कैसा है, ठीक है, आर्डसनेस यानी कि कितनी मेहनत है, ठीक है, और जियोग्राफिकल लोकेशन की कितनी महंगाई है वहाँ पे, उस अकॉर्डिंग जो है वो मिनिमम वेज डिसाइड किया जाता है। करंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट सेट्स द मिनिमम वेज फॉर सर्टेन एम्प्लॉयमेंट सच एज माइंस, रेलवे, पोर्ट अमंग अदर्स। अभी तक जो है ना, जब तक ये पूरा लागू नहीं होता, माइंस, रेलवे, पोर्ट्स के लिए मिनिमम वेजेस तय होते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट सेट द मिनिमम वेज फॉर ऑल अदर एम्प्लॉयमेंट्स, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है ऑल अदर एम्प्लॉयमेंट के लिए। दीज मिनिमम, सिंपल बात है, आपने डीसी रेट एक वर्ड सुना होगा, हर साल रिवाइज होता है, ठीक है, वही वैसा ही है मिनिमम वेज, ठीक है। मिनिमम वेज कैन बी फिक्स बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट कैटेगरी सच ऑफ टाइप ऑफ द इंडस्ट्री, कैसी इंडस्ट्री में आप काम करते हो, आपका स्किल लेवल क्या है, ठीक है, और आपकी कितनी मेहनत है, आर्डसनेस, ठीक है। अब जैसे केरला में किसी मिल में बंदे काम करते हैं तो उसको 370 रुपये मिलते हैं अनस्किल्ड को, 400 मिलते हैं सेमी स्किल्ड और 430 मिलते हैं फुल्ली स्किल्ड को, ठीक है। अब बताए इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, छोड़ दीजिए। मैनर ऑफ कैलकुलेटिंग द मिनिमम वेज एज पर द कोड ऑन वेजेस सेंट्रल रूल्स 2020, ठीक है। इसमें क्या है भाई, ये कहते हैं मैनर क्या है कैलकुलेट करने का, सिंपल सा मैनर इन्होंने बनाया हुआ है। इन्होंने बनाया हुआ है कि हम मानेंगे एक वर्किंग क्लास फैमिली जिसमें एक जो है वो मुखिया जो है वो घर का काम करेगा, फिर उसकी एक बीवी होगी और दो होंगे बच्चे, टोटल हो गए चार, ठीक है। एन इक्विवेलेंट ऑफ 3 एडल्ट कंजम्पशन यूनिट। अब देखो थ्री, ये चार बंदे हैं लेकिन थ्री कैसे बन गए, जो बच्चे हैं ना वो आधा आधा 1 यूनिट, बाकी 3 यूनिट, ओके, बाकी 2 यूनिट, सॉरी, बाकी 2 यूनिट। तो जो जो 2+1 है वो कितनी बन गई, टोटल 3 एडल्ट यूनिट्स बन गई, ठीक है, चिल्ड्रन को हाफ काउंट करके। कहते हैं कि 2700 कैलोरी पर डे पर कंजम्पशन यूनिट तो लेगा ही लेगा, ठीक है, 2700 कैलोरीज। तो ये सिंपल बात है, कोड ऑन वेजेस में जो डेली का कंजम्पशन है कैलोरीज का वो क्या दिया हुआ है, तो वो दिया हुआ है 2700 कैलोरीज, ठीक है। और 66 मीटर कपड़ा पूरी फैमिली पहनेगी, याद रखना ये पूरी फैमिली के लिए दिया हुआ है, पूरी फैमिली के लिए 66 मीटर और पूरे साल का, ठीक है, 66 मीटर। और ये जो 2700 कैलोरीज है ना, ये पर डे कंज्यूम करती है 1 यूनिट, ठीक है। हाउसिंग रेंट एक्सपेंडिचर टू कंस्टिट्यूट 10%। देखो हाउसिंग रेंट एचआरए को किस हिसाब से कैलकुलेट किया जाए, कहते हैं जो फूड और क्लोथिंग का एक्सपेंडिचर है ना उसका 10% जो वो क्या माना जाएगा, एचआरए माना जाएगा या हाउस रेंट माना जाएगा, ओके। तो ये याद रखिएगा हाउस रेंट के लिए क्या कंडीशन है, ओके। चले भाई, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर मिसलेनियस आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर टू कंस्टिट्यूट 20% ऑफ मिनिमम वेज। देखो हमने माना है कि फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो 20% ले लेते हैं मिनिमम वेज का, और 25% ले जाते हैं मिनिमम वेज का क्या चीज़, जो चाइल्ड एजुकेशन है, चिल्ड्रन एजुकेशन है, मेडिकल रिक्वायरमेंट है और रिक्रिएशन है, यानी कि इमरजेंसी थिंग्स है या फिर एजुकेशन है, वो 25% ले जाता है टोटल मिनिमम वेजेस का। और 20%, सॉरी, 20% जो ले जाता है मिनिमम वेजेस का वो ले जाते हैं फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर मिसलेनियस। और 10% किसका, फूड और क्लोथिंग का, ये होता है एचआरए। और 66 मीटर होता है भाई कपड़ा, ईयरली, ठीक है, ईयरली, पूरे ईयर के लिए ना, पर ईयर। और 2700 कैलोरी पर डे पर कंजम्पशन यूनिट, ओके। तो ये जो है इस पे जितना भी पैसा लगेगा, ठीक है, अगर उसको कर दिया 8 से डिवाइड, अगर 8 से डिवाइड कर दिया तो 4 NR जो है वो वेज निकल के आ जाएगा। अगर उसे कर दिया 26 से मल्टीप्लाई, ठीक है, 26 दिन माने इन्होंने वर्किंग डेज महीने में, 30 या 31 में से कितने दिन माने हैं, 26 ही काम के हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाइड बाय 26 तो फिक्सिंग द मंथली वेज, ठीक है, मंथली वेज फॉर ए मंथ, ओके, वेज फॉर ए मंथ।
प्रोसीजर फॉर फिक्सिंग एंड रिवाइजिंग मिनिमम वेज। अब मिनिमम वेज को रिवाइज करना है, ठीक है, गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया 5 साल होने वाले हैं, मिनिमम वेज को रिवाइज करना है, तो उसके पास दो मेथड है, कमेटी मेथड और नोटिफिकेशन मेथड। कमेटी कंसिस्ट होती है, सिंपल बात है, उसमें कौन कौन होता है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्प्लॉयर होंगे, एम्प्लॉइज के भी होंगे, लेकिन ये दोनों इक्वल रहेंगे भाई, ये दोनों क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, ठीक है। और 1/3 मेंबर जो है वो क्या होने चाहिए, इंडिपेंडेंट पर्सन होंगे। इंडिपेंडेंट पर्सन कौन होंगे, 1/3, जो 1/3 होंगे टोटल मेंबर जो होंगे, सीधी बात है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय बराबर होंगे, लेकिन 1/3 जो है वो कौन लेने होंगे पहले, यानी कि 100 बंदे थे ना, तो 34 तो जो है वो कौन से लेने हैं, इंडिपेंडेंट पर्सन, बाकी बचे 66, 33 कहाँ से आ जाएंगे, इन दोनों यूनिट से आ जाएंगे, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्प्लॉयर और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्प्लॉय, विच शैल बी इक्वल इन नंबर ऑफ मेंबर्स एज ऑफ एम्प्लॉयर। ओके, आफ्टर कंसिडरिंग द रिकमेंडेशन ऑफ द कमेटी, कमेटी की रिकमेंडेशन मानी गई अगर, द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल बाय नोटिफिकेशन फिक्स और एज द केस में बी revise the minimum rates of wages, and unless such notification otherwise provides, it shall came into force on expiry of 3 months from the date of issuance। अब मान लेते हैं ये जो है वो मिनिमम वेज डिसाइड हो गया, ये और ये पब्लिश भी हो गया, पब्लिश होने के 30 दिन बाद, ठीक है, 3 मंथ्स बाद, सॉरी 3 मंथ्स बाद या 90 दिन बाद जो है वो उसको लागू माना जाता है। तो ये बात आप याद रख लीजिएगा कि कितने दिन बाद, पब्लिश होने के तो 90 दिन बाद उसे वैलिड माना जाता है या फिर उसको एनफोर्स कर दिया जाता है, एनफोर्स माना जाता है। एक आता है नोटिफिकेशन मेथड, जो भी स्टेक होल्डर हैं, ठीक है, जिसको भी इम्पैक्ट होना है, ठीक है, उनको क्या दिया जाता है, एक डेट स्पेसिफिक दी जाती है, 2 मंथ का टाइम दिया जाता है, भी अपने सजेशन दे दो। और कंपनी क्या करती है, उसको हर 5 साल में रिवाइज करती है, और कंपनी को जो कंपनी सॉरी गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट करती है इसको एनालाइज करती है, और फिर एक रिप्रेजेंटेशंस को मानना ना मानना तो ये तो एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में है, ठीक है। और अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या करती है, उस पर उस अकॉर्डिंग उसको नोटिफाई करती है और उसका पब्लिकेशन करती है। और ये कब, एक्सपायरी ऑफ 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, और इशूइंग डेट से 3 मंथ के अंदर अंदर ये क्या हो जाता है, एनफोर्स माना जाएगा, ठीक है। एनफोर्स माना जाएगा क्या, मिनिमम वेज। ये है नोटिफिकेशन मेथड, जिसमें स्टेक होल्डर्स के कमेंट मांग लिए जाते हैं कोई भी, ठीक है, मिनिमम वेज से रिलेटेड। अब आता है पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर फिक्स फ्लोर वेजेस। ये इंपॉर्टेंट थिंग है भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, एक फ्लोर वेज तय कर देगी, उससे नीचे कोई भी मिनिमम वेज किसी को भी नहीं दे पाएगा, ठीक है। देखो, और ये देखता है मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड्स को देखता है, वर्कर इन सच मैनर में बी प्रिस्क्राइब्ड प्रोवाइडेड इफ दैट डिफरेंट फ्लोर वेज में बी फिक्स्ड फॉर डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज। अब देखो, एक बंदा बैठा है भाई अंडमान, ठीक है, और एक बंदा बैठा है दिल्ली, तो सीधी सी बात है, अगर वो हरियाणा से बिलोंग करता है और वो दिल्ली बैठा है, तो उसके फेवर में है जियोग्राफिकल एरिया, ठीक है, और मोस्टली ऐसा ही है, ठीक है, जियोग्राफिकल एरिया जो है उसके फेवर में है, उसको सिमिलर कंडीशन मिली हुई है अपने घर जैसी ही, तो उसे अडेप्ट करने में ज़्यादा इशू नहीं आ रहा होगा। लेकिन यही अगर पोस्टिंग रही अंडमान किसी की, तो उसके लिए एडजस्टमेंट क्या है, वो मुश्किल है, ठीक है। तो इसलिए ज्योग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग भी, यानी कि कुछ जैसे टफ एरियाज होते हैं, जैसे कि कोई हिली एरियाज हैं, टफ टफ एरियाज, या नॉर्थ ईस्ट को भी क्या माना जाता है, टफ पोस्टिंग माना जाता है, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग ज्योग्राफिकल एरियाज के अकॉर्डिंग क्या किए जाते हैं, मिनिमम वेज तय किए जाते हैं, ठीक है। ज्योग्राफिकल एरिया, स्किल, और तीसरा क्या था, तो तीसरा आप कमेंट्स में बताइएगा। The minimum rates of wages fixed by the appropriate government shall not be less than the floor wage। floor wage से कम नहीं हो सकता, बार बार आ रहा है। If the minimum rate of wages fixed by the appropriate government earlier is more than the floor wages, मान लेते हैं किसी स्टेट ने 700 रुपये तय कर रखा था और फ्लोर वेजेस आ गया 500 रुपये, तो ये ऐसे नहीं कह सकता अच्छा फ्लोर वेज 500 यानी कि मैं 500 तक तो घटा ही सकता हूँ, तो मैं 700 घटा के क्या कर देता हूँ, 500 कर देता हूँ, ये बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। हाँ, अब देखो फ्लोर बेस को सेट करना है, इसके लिए दो कमेटियाँ, CAB और स्टेट एडवाइजरी कमेटी भी है, SAB भी है और CAB भी है, ठीक है। ये क्या करते हैं, CAB से एडवाइस लेती है गवर्नमेंट,
ठीक है, अंडर द कोड। फिर स्टेट गवर्नमेंट भी सेम चीज़ फॉलो करती है, ठीक है। होता है वेज ओ और फॉर ओवर टाइम वर्क। सिंपल याद रखना, ओवर टाइम के लिए हमको मिलता है डबल इंटू दो। Currently, the central government and state government define the number of hours that constitute a normal working day. In case an employee works before these hours, he is entitled to an overtime rate which is fixed by the government. Earlier जो थी वो डेट टाइम्स थी, और अब जो है वो क्या कर दी गई है, डबल कर दी गई है। ये याद रखना, जो ओटीए है वो नॉर्मल सैलरी का क्या मिलता है, डबल मिलता है। ओके, चलते हैं आगे। वेयर एन एम्प्लॉई हुज minimum rate of wages have been fixed under this code by the hours, ठीक है, by the day or by such a longer wage period as may be prescribed, works on any day in excess of the number of hours constituting a normal working day, ठीक है। The employer shall pay him for every hour or for part of an hour so worked in excess at the overtime rate which shall not be less than twice of the normal rate of the wages। यानी कि बेसिक प्लस डीए जो था उसका डबल मिलेगा अभी, ठीक है। ये किस किस में मिलता है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे आता है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, टाइमली पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। पहले इसे पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 कहते थे। ये सिर्फ स्पेशल एम्प्लॉयज़ पे जिनकी सैलरी जो है 24,000 तक थी उन पर एप्लीकेबल होता था, ठीक है। द कोड मेक्स नो मेंशन एनी सच थ्रेशोल्ड। अब जो है वो कोई भी थ्रेशोल्ड नहीं रखेगी 24,000 जैसी। एंड पेमेंट ऑफ वेजेस प्रोविजन इन दिस कोड आर एप्लीकेबल टू ऑल एम्प्लॉयज अक्रॉस द बोर्ड, ठीक है, अक्रॉस द बोर्ड, ये सब पर लागू होगा। अब देखो, in case the employee is removed, dismissed, retrenched, resigned, or becomes the unemployed due to closure of annual, the wages are required to be paid in 2 working days। अगर वो ऑर्गेनाइजेशन बंद हो गई है तो 2 वर्किंग डेज में उसको कंपनसेशन मिलेगा, ठीक है। और ये कोई पुराना एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, ये चीज़ प्रोवाइड नहीं कराता था, ठीक है। द कोड हैज़ रेज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन एम्प्लॉय टू इंश्योर प्रॉपर वेज स्ट्रक्चरिंग एंड टाइमली पेमेंट ऑफ सच वेजेस, ठीक है। ये तो नॉर्मल लाइन है, आप पढ़ लेंगे। Previously, the Payment of Wages Act was applicable only to employees drawing wages below 24,000। जो भी 24,000 से नीचे ले रहे थे उस पे पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट जो है वो लागू होता था। अब ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, अब कोई थ्रेशोल्ड ही नहीं रखी गई, ये सब पे लागू हो जाता है, ठीक है। अब मोड ऑफ पेमेंट क्या हो सकता है, मोड ऑफ पेमेंट करंट हो सकता है, करेंसी हो सकती है, करंट कॉइन हो सकता है, करेंसी नोट्स हो सकते हैं, बाई चेक हो सकता है, और क्रेडिट टू द बैंक अकाउंट ऑफ द एम्प्लॉय, ये भी ठीक है। अब होता है फिक्सेशन ऑफ वेज। डेली अगर वेज होंगे तो भाई शिफ्ट के एंड में पैसे देने पड़ेंगे। वीकली वेज होंगे तो भाई ऑन द लास्ट वर्किंग डे ऑफ द वीक, दैट इज टू से बिफोर द वीकली हॉलीडे, ठीक है। फोर्टनाइटली बेसिस बिफोर द एंड ऑफ द सेकेंड डे आफ्टर द एंड ऑफ द फोर्टनाइट, ठीक है। और मंथली बेसिस बिफोर द एक्सपायरी 7 तारीख तक सैलरी आ जानी चाहिए, ठीक है। और देखो इन पर फाइन क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है, इस एक्ट के तहत, ठीक है। तो ये आप लोग देख लेना। ठीक है, ये इसका पार्ट 1 कंप्लीट होता है। पार्ट 2 अपने करेंगे भैया अब कल, ठीक है। कल इसी टाइम सेम वीडियो पार्ट 2 के लिए भी डाली जाएगी, और जो भी सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन रह गई होगी पार्ट 1 में वो भी कल आपको दे दी जाएगी, और एक हल्का सा रिवीजन भी देख लेंगे पार्ट 1 का, ठीक है। तो इसमें आगे जो हम बढ़ेंगे वो है, इनका कंपैरिजन भी दे रखा है, ठीक है, कोड ऑन वेजेस